हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में श्वसन के अगले पार्ट अर्थात लेक्चर 2 में। तो हमने पहले लेक्चर में बात किया था श्वसन के बारे में, जिसमें हमने आक्सीय श्वसन को पूर्ण तरीके से कंप्लीट कर लिया था। आक्सीय श्वसन को एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं हम वायवीय श्वसन, और इसे एरोबिक रिस्पायरेशन भी कहते हैं। तो इसी कड़ी में जो अगला हमारा पॉइंट है उसका नाम है अनाक्सीय श्वसन। इसके शब्द से ही आपको पता चल जा रहा है अनआक्सीय। अगर हम अनाक्सीय को तोड़े तो इसका निकल रहा है अन, और आक्सीय का मतलब होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसका जो पहला मतलब निकल रहा है कि इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। तो हमने जो बात कर रहा था अनाक्सीय श्वसन के बारे में, तो अनाक्सीय श्वसन से ही पहला इसका मतलब निकल रहा है कि इनमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, इनमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। और इसका जो एक और प्रक्रिया है, इसमें किण्वन की प्रक्रिया भी होती है। इसे किण्वन की प्रक्रिया भी कहते हैं, इसे किण्वन की प्रक्रिया भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होना अनिवार्य नहीं है, इसलिए इसे अनाक्सीय श्वसन कहते हैं। तो चलिए हम लोग इसके डिफिनीशन के बारे में बात करते हैं। इसका जो डिफिनीशन हो जाएगा, वह श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, अनाक्सीय श्वसन कहलाता है। अनाक्सीय श्वसन कहलाता है वह प्रक्रिया या वह श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति या ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम अनाक्सीय श्वसन कहते हैं। इसका जो एक नाम और इस प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा कि किण्वन कौन सी प्रक्रिया है, तो आप बताएंगे कि वह श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है उसे अनाक्सीय श्वसन कहते हैं, और इस प्रक्रिया को किण्वन भी कहते हैं। तो अनाक्सीय श्वसन जो इसका दूसरा ऑक्सीजन श्वसन दो प्रकार का होता था, एक ऑक्सीय श्वसन और दूसरा अनाक्सीय श्वसन। इसका एक और नाम है अवायवीय श्वसन। अनाक्सीय श्वसन का एक नाम और है जिसे हम अवायवीय श्वसन के नाम से जानते हैं। तो आई होप इतना आपको समझ में आएगा। तो हम इसके जो अगला पार्ट है वो है, इसमें एक इक्वेशन दिया है, जैसे आक्सीय श्वसन में भी एक इक्वेशन दिया रहता है, उसमें भी एक इक्वेशन दिया रहता है। तो चलिए हम लोग उस इक्वेशन को समझते हैं। जो अनाक्सीय श्वसन है, इसमें भोजन का सिर्फ आंशिक पाचन होता है। इसमें भोजन का जो आंशिक ऑक्सीकृत होता है, जिसे 5% जो भोजन होता है उसका सिर्फ 5% भाग ही ऑक्सीकृत होता है इस अनाक्सीय श्वसन के द्वारा। जो इसका इक्वेशन है, पहले हम लोगों ने ग्लूकोज के बारे में पढ़ा था। ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है 6,6H12O6। हमने ग्लूकोज को पाचन के चैप्टर में अच्छे से समझा था। तो जो इसका इक्वेशन है, पहले ग्लूकोज को C6H12O6 यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में 6O2 जो होता है अनाक्सीय श्वसन। आप लोग इक्वेशन को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इक्वेशन ही इसका मेन है। इसमें 6 जो ये है, इसका नाम है ग्लूकोज,
और इसका नाम है ऑक्सीजन। यह C2H5OH, यहाँ पे 2 लगा दें क्योंकि हमें इक्वेशन को भी बैलेंस करना है। यदि आप इक्वेशन को बैलेंस नहीं करेंगे तो आप नहीं समझ सकते। उसके बाद 2CO2 प्लस ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा का निष्कासन होता है कितना, प्लस 27 किलो कैलोरी। नहीं दिख रहा होगा, प्लस 27 किलो कैलोरी। आपने अनाक्सी श्वसन के बारे में पढ़ा, वह श्वसन जिनमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, यह ऑक्सीजन के बिना ही कंप्लीट होता है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, अनाक्सी श्वसन कहलाता है। इस प्रक्रिया को किण्वन भी कहते हैं। जो इसका इक्वेशन है, पहले हम लोग के शरीर में ग्लूकोज होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। हाँ, एक बात है, सिर्फ इसमें भोजन को 5% ही ऑक्सीकृत किया जाता है। इस प्रक्रिया में केवल भोजन को सिर्फ 5% ही ऑक्सीकृत किया जाता है और यह प्रक्रिया में 27 किलो कैलोरी ऊर्जा का निष्कासन होता है। और ये जो है 2CO2, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें अनाक्सी श्वसन में इसका इक्वेशन ही बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो है, ये है एल्कोहल। तो आई होप आपको ये इक्वेशन समझ में आया होगा। चैप्टर आपका काफ़ी लंबा है और उसको कवर करने में समय भी लग सकता है, इसलिए हम जल्दी जल्दी चीज़ों को समझाते हुए आगे चलेंगे, क्योंकि आपका जो स्कोरिंग चैप्टर है मानव में जनन, आनुवांशिक एवं जैव विकास, जैसे इसमें मेंडल के नियम उयम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये डेली लाइफ की बात नहीं, लेकिन ये एग्ज़ाम में प्रत्येक एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। यदि कोई इसके बारे में अध्ययन नहीं किया रहता तो वहाँ से वो जो उसका नंबर होता है वहाँ से कटने की संभावना रहती है। इसलिए हमें जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसको कवर करना है। हाँ, इस चैप्टर के बारे में हम लोग जो कंटिन्यू कर रहे हैं, ऐसे कंटिन्यू करते रहेंगे, क्योंकि हमें चैप्टर को कंप्लीट करना है। इसके बाद आपका परिसंचरण, उत्सर्जन, और इसके बाद आगे चैप्टर है और 20 नंबर पूछा जाना है बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि 20 नंबर का केमिस्ट्री रहता है और 20 नंबर का बायोलॉजी रहता है। तो आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए, जो भी समझाया जाएगा। हमने ये आपको नहीं कहा था कि हम पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे, हमने ये आपको बताया था कि मैं कुछ बेसिक कंसेप्ट को पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछने की संभावना अधिक रहती है। इसलिए अनाक्सी श्वसन के बारे में जितना था हमने बता दिया। इसके बाद इसमें एल्कोहल का जो प्रक्रिया आगे चलेगा और इसी में हम समझा देंगे, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम में। तो इसमें जो अगला था कि कुछ जीवाणुओं में NAD से लेकर हाइड्रोजन आयन को लेकर कैसे लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, अर्थात इससे उसमें निर्माण होता है। ये एल्कोहली किण्वन जो होता है, ये किण्वन ईस्ट में 2 चरण में कंप्लीट होता है। तो अगला हम लोग का जो हेडिंग है एल्कोहली किण्वन। एल्कोहली किण्वन में जो होता है ईस्ट एवं कुछ जीवाणुओं से पायरुविक अम्ल से इथाइल एल्कोहल और CO2 प्राप्त करने की 2 विधि है। जो इसमें चरण होते हैं, 2 चरण होते हैं। पहला चरण ये है, दूसरा चरण ये है। ईस्ट एवं कुछ जीवाणुओं से पायरुविक अम्ल से इथाइल एल्कोहल और CO2 प्राप्त करने के 2 चरण हैं। प्रथम चरण ये है, इससे पायरुविक अम्ल और डिहाइड्रोजन से इसका एसीटैल्डिहाइड का निर्माण होता है। इसका जो नाम है एसीटैल्डिहाइड प्लस CO2।
एसिटाल्डिहाइड और CO2 का निर्माण होता है पायरुविक अम्ल डिहाइड्रोजनेज से। और जो इसका निर्माण होता है एसिटाल्डिहाइड से, इससे इथाइल एल्कोहल का निर्माण होता है किस प्रक्रिया के द्वारा? एल्कोहली डिहाइड्रोजनेज के द्वारा। एल्कोहली जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है एल्कोहली किण्वन ईस्ट एवं कुछ जीवाणुओं द्वारा, किससे? ईस्ट अर्थात खमीर, ईस्ट को खमीर भी कहते हैं, जिससे किण्वन की प्रक्रिया कराई जाती है। ईस्ट एवं कुछ जीवाणुओं द्वारा पायरुविक अम्ल को इथाइल एल्कोहल और CO2 में जो परिवर्तित करने का गुण है वो 2 चरण में पाया जाता है। एल्कोहली किण्वन ईस्ट एवं कुछ जीवाणु में पायरुविक अम्ल से इथाइल एल्कोहल और CO2 प्राप्त करने के 2 चरण होते हैं, जिसमें इस अम्ल को पायरुविक अम्ल और डिहाइड्रोजनेज के द्वारा इसे एसिटाल्डिहाइड में और CO2 में परिवर्तित किया गया है। फिर इसी एसिटाल्डिहाइड को NAD2 हाइड्रोजन के आयनों द्वारा एल्कोहली डिहाइड्रोजनेज से इथाइल एल्कोहल प्राप्त किया जाता है। इसका जो मुख्य हेडिंग है वो ये 2 इक्वेशन है। ये 2 इक्वेशन आपको याद करना पड़ेगा। इसमें लिखना पड़ेगा ईस्ट एवं कुछ जीवाणुओं द्वारा पायरुविक अम्ल को इथाइल एल्कोहल और CO2 में बदलने के लिए 2 चरण पाए जाते हैं। पहला चरण ये है, इसे पायरुविक अम्ल डिहाइड्रोजनेज के द्वारा इसे एसिटाल्डिहाइड में परिवर्तित किया है। फिर इसी एसिटाल्डिहाइड को एल्कोहली डिहाइड्रोजनेज के द्वारा इथाइल एल्कोहल में परिवर्तित किया गया है। तो जो ये एल्कोहली किण्वन है इसे आपको पढ़ना पड़ेगा और इसके इक्वेशन को आपको याद करना पड़ेगा। जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है लैक्टिक अम्ल किण्वन, ये आप लोग देख लीजिए और लिख लीजिए। यदि आपके पास नोटबुक है तो आप लोग उतार लीजिए, क्योंकि ये आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में। चलिए इसे इरेज करते हैं। देखिए, आप लोग चीज़ों को समझते रहिए और चीज़ों को समझने के साथ साथ जो याद करने योग्य बातें हैं उन्हें आप याद करते रहिए, क्योंकि यदि आप लोग याद नहीं करेंगे तो सभी चीज़ को समझा पाना संभव नहीं है। प्रत्येक चीज़ यदि आप समझ जाएंगे तो आपको आसानी भी होगी। हालांकि हम लोग समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो चीज़ आपको याद करना रहता है उसे आप याद कर कीजिए, क्योंकि प्रत्येक चीज़ को समझा पाना थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन हम लोग समझाते हैं। जो इसका लास्ट भाग था लैक्टिक अम्ल किण्वन, जो लैक्टिक अम्ल किण्वन था दूध में उपस्थित लैक्टोज शर्करा, को लैक्टिक एसिडी एवं एसिडी लैक्टिसी के द्वारा किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा इसे किण्वन की प्रक्रिया करवाया जाता है। किससे? लैक्टिक एसिडी और एसिडी लैक्टिसिटी। इसमें जो होता है लैक्टोज शर्करा के जल अपघटन से ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज बनते हैं। लैक्टोज शर्करा के जल अपघटन से ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज बनते हैं। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हेडिंग है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये याद करना है। तीनों जो चरण है इसको याद करना है, क्योंकि सभी चीज़ों को समझा पाना संभव नहीं है। लैक्टोज शर्करा के जल अपघटन से ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज बनते हैं। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है लैक्टोज शर्करा तथा जल से ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज बनती हैं। यह प्रक्रिया भी 2 चरण में होती है। इस चरण में हेक्सोज शर्कराएं लैक्टिक अम्ल में बदल जाती हैं। इसमें देखिए ये ग्लूकोज है, इसका नाम ग्लूकोज है।
ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में होती है, ये पायरुविक अम्ल में टूटती है। उसके बाद ऑक्सीजन का इसमें अभाव होता है, क्योंकि आपने अनाक्षी शोषण में पढ़ा होगा। यह पेशी कोशिका में होती है, जिससे लैक्टिक अम्ल और 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ये संपूर्ण प्रक्रिया है जीव विज्ञान की लैक्टिक अम्ल का, कि लैक्टिक एसिड एवं एसिडी लैक्टिसी के द्वारा ये प्रक्रिया होती है, जिसमें लैक्टोज शर्करा के अपघटन से ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज बनते हैं। इस चरण में हेक्सोज शर्करा ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में पायरुविक अम्ल और ऑक्सीजन का अभाव होता है। पेशी कोशिका में लैक्टोज शर्करा और 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। तो दोस्तों आई होप ये आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसका जो अगला पार्ट है आक्सीय शोषण और अनाक्षी शोषण में अंतर, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये याद करने योग्य बातें हैं और इसमें कुछ नोट दिए गए हैं, वो आप लोग समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वे समझाने की स्थिति में नहीं बन पाए, क्योंकि उसमें याद करना है, क्योंकि अंतर आप में पूछा जा सकता है कि आक्सीय शोषण और अनाक्षी शोषण में क्या अंतर है। क्योंकि हम लोग को चैप्टर जो है खींचना है, क्योंकि चैप्टर अधिक है। इसके बाद परिसंचरण है, उसके बाद उत्सर्जन, उसके बाद चलेंगे मानव में जनन, क्योंकि ये जो मानव में जनन है यहाँ से क्वेश्चन और आनुवांशिक एवं जैव विकास से क्वेश्चन पूछा जाना तय है। क्यों? क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे जैसे इसमें मेंडल का नियम हो गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर ये सब हम लोग पढ़े रहेंगे, याद किए रहेंगे, तो हमें आगे के जो क्लासेज है उसे अटेंड करने में सरलता महसूस होगी। क्यों? क्योंकि पहले के लेक्चर यदि आप पढ़े रहेंगे, यदि आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो मानव में जो जनन है वो पिछले टॉपिक से रिलेटेड चैप्टर नहीं है, आप लोग उसे ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपको लोग नहीं पढ़े हैं, क्योंकि मैराथन में समझाया जाएगा। इसका जो मैराथन है वो संभवतः जनवरी, फरवरी या मार्च तक उपलब्ध कराया जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये हेडिंग समझ में आया होगा। जो हमने 2 हेडिंग बताया वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो मिलते हैं इसी चैप्टर के नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।